नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, यानी न्यू सिलेबस के बारे में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया बीए के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल है। यानी आपके प्रश्न पत्र का नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है। यानी अंग्रेजी में बोले तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। राजनीतिक माने पॉलिटिकल, प्रक्रिया माने प्रोसेस, इन माने में और इंडिया माने भारत। यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया किस तरीके से भारत में राजनीति के बारे में या राजनीतिक प्रक्रियाएं जो भारत में रही हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। किस तरीके से भारत का जब भारत देश अपना आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद से भारत में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं रही हैं वो किस तरीके से डेवलप होती रही हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं आज के सेशन में। बहरहाल ये नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके अकॉर्डिंग यह सिलेबस बीए वालों के लिए सेट किया गया है थर्ड सेमेस्टर में। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर 2025, 26, 27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा यह सिलेबस, और यही सिलेबस बेसिकली आपको पढ़ना भी है। तो आप इन पॉइंट को आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे चीजों को आप समझने का प्रयास करें। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टॉपिक आपको समझाऊंगा, और इसको लेकर के हर एक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। वो सब पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स वहां पर आपको मिलता है मात्र 100 रुपए फीस में। उसको कैसे लेना है उसके लिए मैं अभी जानकारी दे दूंगा। बहरहाल पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखें, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयाम, यानी कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भारत में। उत्तर माने बाद में, औपनिवेशिक माने औपनिवेशिक भारत। ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। औपनिवेशिक भारत वह भारत है जिस भारत में अंग्रेजों का शासनकाल रहा। यानी अंग्रेज लोग जो होते थे अपने उपनिवेश रखते थे। उपनिवेश माने कि उनके अंग्रेज के कुछ लोग रहते थे अलग अलग देशों में जाकर के, चाहे कंपनी स्थापित करके या फिर किसी भी तरीके से अंग्रेज के लोग शासन करते थे उन देशों पर। बहुत सारे देश अंग्रेजी उपनिवेश के अंतर्गत रहे हैं। तो भारत भी अंग्रेजों का शासन था। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। इसके अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच, तमाम प्रकार के लोग आते रहे। यानी भारत में आप देखते हैं ना केवल ये लोग आए, अंग्रेज लोग आए, बल्कि अंग्रेजों के अलावा यहाँ पर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तमाम प्रकार की कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां भारत में आती रही, ठीक है। मसालों के व्यापार को लेकर के हो या किसी भी प्रकार के व्यापार को लेकर के हो, ठीक है। तो भारत में हमेशा से जो है यूरोपीय आगमन होता रहा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता रहा। उसके आ जाने से फिर एक समय आता है कि वो कंपनियां यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से आती हैं, फिर आपस में सारी कंपनियां संघर्ष करती हैं और लास्ट में एक दो कंपनी बचती है। एक तो फ्रांसीसी कंपनी बचती है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी चूंकि सरकारी कंपनी थी, इस वजह से उसका मामला थोड़ा लेट लपेट हो रहा था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो एक प्रकार से प्राइवेट थी। प्राइवेट का काम जल्दी होता है, तो प्राइवेट और सरकारी के बीच में मान लीजिए हुआ। तो ऐसे में क्या हो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहीं ना कहीं पे इसके मुकाबले में नहीं चल पाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पावरफुल होती चली गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आर्थिक मामलों पर पूरा एक अपना पकड़ जमा चुकी थी। उसने अब करना क्या शुरू किया, अब वो राजनीतिक पकड़ बनाना शुरू कर दी। एक एक राजा महाराजाओं को कुछ लाभ दे करके, कुछ लालच दे करके उनको अपनी तरफ करने का प्रयास किया। फिर इसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया। 1757 ईस्वी का एक समय आता है। 1757 ईस्वी के समय में हुआ ये बेटा कि प्लासी का युद्ध होता है, और उस प्लासी के युद्ध में होता क्या है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, भारतीय शासक हारते हैं उसमें, और अंग्रेजों का यहां से राजनीतिक दबदबा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जब राजनीतिक दबदबा बढ़ने लगता है तो भारत में अब इंग्लैंड जो था, यानी अंग्रेज की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल 15 सालों के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी भारत में, वह एक प्रकार से एक स्थिरीकरण की राजनीति जो है उसके अंदर आ गई। वो रुकने का प्रयास, वो रुक करके पहले तो आर्थिक तंत्र को पूरा खोखला किया,
ठीक है, यहां से कच्चा माल कम दामों पर खरीदते थे। ब्रिटेन की जो मशीनीकरण है, यानी वहां पर जो तमाम प्रकार के यंत्र बने, उनके माध्यम से उसको पका करके उसको अलग प्रकार का वस्त्र बना करके हमारे यहाँ पर कोई भी चीज हो, हमारे सामान खरीद करके उसको बढ़िया से उसको व्यवस्थित करके हमको बेच देते थे महंगे दामों पर, हम उसी को खरीदते थे। तो ये सिस्टम चलता रहा। तो इस तरीके से आर्थिक तंत्र मजबूत कर लिया, फिर राजनीतिकरण पूरा पकड़ लिया, राजनीतिक चंगुल में जकड़ गया भारत। 1757 के बाद में 1761, ऐसे तमाम प्रकार 64, तमाम बक्सर का युद्ध होता रहा और तमाम युद्ध होते रहे, आपस में भारतीय राजा लड़ते रहे और अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता चला गया। अंग्रेज जो थे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति होती है, उसमें क्या होता है, सब तमाम सारी चीजें होती है। तो उसमें भी भारत जो है अपना जो है मतलब की क्रांति करता है, भारत के तमाम राजा इकट्ठा मिल करके, लेकिन वो क्रांति सफल नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रवाद की चिंगारी जनता में एकदम से जग जाती है, जनता को लगने लगता है कि पूरा भारत देश अपना, यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, हमको इनको भगाना चाहिए यहाँ से। ये लोगों के अंदर जो है ज्ञान पनपने लगा। अब इसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी उसको ब्रिटेन की सरकार ने हथिया लिया और अब ब्रिटेन की महारानी यानी क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन, उसका शासन जो है अपने यहाँ पर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के अब भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश हो जाता है। भारत के लिए कानून जो है अमेरिका से एक मतलब सॉरी ब्रिटेन से एक प्रकार से बन करके आता है। ब्रिटेन के तमाम लोग आते हैं यहाँ पर, ब्रिटेन के तमाम लोग बैठ करके कानून बनाते हैं भारत की जनता पर, जो कानून लागू होने हैं। ऐसे तमाम कानून आते रहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वही सब चीजें हैं। तो वही औपनिवेशिक भारत का मतलब यह है कि ऐसा भारत जो कि भारत जब अंग्रेजों के चंगुल में जकड़ा हुआ था, उस समय के भारत को औपनिवेशिक भारत कहते हैं। इस टर्म को मैंने इसलिए इतना समझा दिया क्योंकि यह टर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। इस टर्म में क्या हुआ बेटा कि तमाम प्रकार की नीतियां, तमाम प्रकार 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये 3 अधिनियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं तमाम अधिनियम आया जो है, जब भारत आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त की डेट को, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान का निर्माण हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्ण रूप से, और उसके बाद से भारत एक गणतंत्र के रूप में उभरा। अब वहां से उत्तर औपनिवेश, उत्तर माने बाद में, औपनिवेशिक भारत मतलब कि जब अंग्रेजों के चंगुल में भारत जकड़ा हुआ था उसके बाद वाला भारत, यानी कि आजादी के बाद वाले भारत। आजादी के बाद भारत में किस तरीके से लोकतंत्रीकरण, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, डेमोक्रेटिजेशन या डेमोक्रेटेशन, यानी क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं लोकतंत्र को। यानी भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है पनपना शुरू हुई। डेमोक्रेसी की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्र जो है किस तरीके से भारत में आजादी के बाद किस तरीके से विकसित होना शुरू हुआ, यही टॉपिक बेसिकली हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे हम कि किस तरीके से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, भारत में लोकतंत्र कैसे पनपा। भारत का संविधान जब बन रहा था तो लोगों ने उसमें तमाम प्रकार के डिबेट किए कि भारत लोकतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा कि कैसे होगा, क्योंकि ब्रिटेन जो था बेटा वो लोकतंत्र की प्रक्रिया को फॉलो करता था और भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आप देखते हैं वो शुरुआत से ही होती रही। भारत हमेशा से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में विश्वास रखता रहा है, गणतंत्रता में विश्वास रखता रहा है, तो धीरे धीरे करके प्रक्रिया शुरू होती रही। और अगला जो आपका टॉपिक है लोकतंत्र के आयाम। आयाम माने क्या होता है, आयाम माने होता है बेटा डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तमाम प्रकार के आयाम है, जैसे कि सामाजिक आयाम, जैसे कि आर्थिक आयाम, जैसे कि राजनीतिक आयाम, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी सॉरी। तो इस तरीके से यहां पर आपके ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, मैं समझा दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैप्टर संख्या 1 आने वाली है, जल्दी आपके समक्ष आएगा वो क्लास। बहरहाल आज का जो वीडियो है उसमें हम हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजों आपको बताएंगे। लोकतंत्र के तमाम आयाम है, सामाजिक तरीके से लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। अमेरिका के एक बड़े विद्वान राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन जी, उन्होंने इस बात को कहा था
तो जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है। भारत में कैसी डेमोक्रेसी है? भारत में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। दुनिया के सभी देशों में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि दुनिया का एकमात्र देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड चूंकि छोटा देश है, वहां पर बहुल कार्यपालिका की बात करें, चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसी देश में केवल है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाता है। तो स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, क्योंकि वो छोटा देश है। अब यहाँ पर क्या, डेमोक्रेसी में जनता हमेशा जो है, कोई भी सरकार कोई गलत काम अगर चलती है तो भाई जनता को अधिकार है कि वो बोल सकता है, जनता जो है आगे बढ़ सकती है, जनता खिलाफ काम कर सकती है सरकार के, मतलब सरकार के खिलाफ जो है धरना कर सकती है, सरकार के खिलाफ केस भी लड़ सकते हैं जनता। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ये इनडायरेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनता शासन थोड़ी करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे कि हम अपने 10 लाख या 15 लाख लोगों पर एक क्या होते हैं, सांसद होते हैं। हम उन सांसदों को चुनते हैं, वह सांसद हमारी तरफ से हमारी बातों को संसद भवन में बताते हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं कि भाई फलाने क्षेत्र में फलाने चीज की कमी है, यहाँ पर हमको ये करना है, हमको फंड चाहिए। तो वहां से फंड पास होता है, सड़क बनती है, नहर बनते हैं, कुएं तालाब खुदवाए जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो अब 140 करोड़ जनसंख्या है, सारी जनसंख्या के कहने के हिसाब से चीजें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। ऐसे में जनता के द्वारा शासन तो है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता यह है कि जनता ही एक प्रकार से कानूनों को बदलने में सक्षम है, जनता का मतदान लिया जाता है, ये बात ध्यान रखें। तो वो स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरीके से सामाजिक आयाम, सोशल इकोनॉमिक यानी आर्थिक तरीके से, आर्थिक आयाम क्या है इसका, ठीक है, और पॉलिटिकल आयाम क्या है, राजनीतिक आयाम क्या है, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। इसके बाद में जो है चैप्टर नंबर 1, दूसरा चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है, देखिए 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, 8 इकाइयों को मैंने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रस्तुत किया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। दूसरा चैप्टर अपन को पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। यानी जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती भारत को 15 अगस्त 1947 के बाद से, ठीक है, फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आकार देने वाले जो कारक रहे हैं, उन कारकों के बारे में पढ़ना है। भारत को, भारतीय संविधान को आप देखते प्रभावित कहां से हुआ? भारत का संविधान जो बना उसको लेकर के दुनिया के अधिकतर देशों के संविधान को पढ़ा गया, संविधान निर्मात्री एक सभा बनाई गई, प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया, उसके सलाहकार या उचित जो एक प्रकार से जो उसके जो थे, क्या नाम है उसके जो सलाहकार थे प्रारूप समिति के, उनका नाम था BN राव जी। तो ऐसे तमाम प्रकार के और भी उसमें लोग शामिल थे। तो उन सभी लोगों ने मिलकर के संविधान निर्मात्री जो है एक समिति जो बनी, उसके बारे में बताया, सुझाव दिया कैसे संविधान होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, क्योंकि वह अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहेब। तो इस वजह से उनको संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान बनाने वाला कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं वो संविधान जो बना आज, वो केवल लोगों की मन की उपज नहीं थी, तमाम प्रकार के देशों के संविधान को पढ़ा गया। इसीलिए भारतीय संविधान पर आक्षेप भी लगता है, बुराइयां भी होती हैं। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये उधारों का गुलदस्ता है, ये तमाम लोगों से ले लिया गया है, ऐसे तमाम चीजें। तो भारतीय संविधान बेसिकली अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण करता है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण करता है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेता है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लेता है जो अनुच्छेद 368 में बताई गई है। भारत में और भी तमाम प्रकार के जो चीजें हैं, संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, अधिकतर चीजें इंग्लैंड से ही ली गई हैं, ठीक है। ऐसे में और आप चीजें आप देख रहे होंगे, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद भी ऐसे ही अमेरिका से लिया गया है। ऐसे ही और भी चीजें आपकी जो बच रही हैं, जैसे कि आपका क्या बच रहा है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के देशों के संविधान से हम चीजों को ग्रहण किए हैं।
1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उससे हम बहुत सारी चीजें ले लिए हैं। तो उन सभी लोगों से कहीं ना कहीं पे राजनीतिक व्यवस्था जो है इन सभी चीजों से बनी। राजनीतिक व्यवस्था में किस तरीके से क्या सिस्टम बनना था, वो सब चीजें इन्हीं सब पर आधारित रही हैं और इनसे सबसे तमाम चीजें बनी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। विस्तार से हमने आपको बता दिया इन चीजों के बारे में। तीसरा टॉपिक, अर्धसंघवाद और गठबंधन क्या है? क्वेसी फेडरलिज्म एंड कोलिशन, गठबंधन। देखिए अर्धसंघवाद क्या होता है? अर्धसंघवाद जैसे भारत क्या है, भारत एक अर्धसंघ भी है और भारत चूंकि पूर्ण संघ, चूंकि भारत में कुछ शक्तियां राज्यों के पास हैं, कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो केंद्र और राज्य के संबंध जो है अच्छे बने रहे, इस वजह से अर्धसंघवाद जो होता है वो केंद्र को सारी शक्तियां नहीं देता है। पूरा संघवाद हो जाएगा तो केंद्र बहुत पावरफुल हो जाएगा, राज्यों का उसमें वर्चस्व नहीं रहेगा। भारत में राज्यों की भी अलग सरकार होती है और केंद्र की अलग सरकार, लेकिन राज्य सरकारें जो है ज्यादा उड़ नहीं सकती हैं केंद्र के सामने। ठीक है, केंद्र ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए भारत ना तो एकात्मक है ना ही संघात्मक है, भारत एक अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो भारत में अर्ध संघ की व्यवस्था करी जिसमें सब कुछ आप देखते हैं जो है केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों सूचियां हैं। बाहरी मामलों में केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, जैसे कि किसी भी युद्ध के मामलों में केंद्र सरकार निर्णय लेगा, किसी भी बाहरी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार काम करेगा, सेना वगैरह का मामला सब केंद्र सरकार देखेगा, राज्य सरकार बस आंतरिक मामलों में ही कामकाज कर पाएगा। ठीक है, गठबंधन की सरकार आप जानते हो गठबंधन कैसे कि गठबंधन मतलब होता है, गठबंधन मतलब जब से मान लेते सरकार नहीं बन रही किसी भी पार्टी की, अब जैसे मान लेते भाजपा की सरकार की, मतलब भाजपा अकेले पूरा पार्टी मतलब सरकार नहीं बना पा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, भाजपा के में जो है और जो इधर उधर की छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, वो सभी लोग अपना अपना समर्थन दे देगी, मतलब कि भाई हम 4 सांसद हम दे रहे हैं, 10 सांसद उधर से ले लिया, और इस तरीके से गठबंधन करके सरकारें बनाई जाती है। जैसे कि इंडी अलायंस जिसमें कांग्रेस, बसपा, सपा सब आप देखते हो शामिल है सारी पार्टियां। ठीक है, तो ऐसे में जितनी पार्टियां छोटी मोटी पार्टियां तमाम जो है उसमें शामिल है, चाहे कांग्रेस की हो या फिर जो है सपा की हो, ये सब पार्टियां इकट्ठा मिलकर के इंडिया अलायंस बने नहीं थी। और जो मोदी जी की पार्टी है उसका नाम तो भाजपा है, लेकिन भाजपा के अलावा भी उसमें और भी बिहार की पार्टी हो गई, दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां हो गई, क्षेत्रीय पार्टियां, वो सब शामिल है, राजनीतिक दल कहते हैं जिनको। तो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो शामिल होती कई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के, उनके सांसद जो जीते होते हैं उन लोगों के मिलकर के फिर प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है और सरकार बनाई जाती है। तो सरकार बनाने में गठबंधन का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, गठबंधन की व्यवस्था कभी कभी दिक्कत का सामने से मान लेते हैं, अगर गठबंधन जो है थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा गठबंधन, तो उसमें किसी भी मुद्दे पर कानून बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी सांसद पर मतलब किसी भी मुद्दे पर कानून बना रहे हैं आप संसद में, तो कुछ लोग समर्थन में आए, कुछ लोग विरोध करेंगे। अब मान लेते आपने किसी का विरोध, किसी किसी पार्टी के खिलाफ काम में कुछ कर दिया, जैसे चार सांसद आपके नाराज हो गए, या फिर सभी को मंत्री पद चाहिए, गठबंधन में हर एक पार्टी चाहती है कि हमारा एक मंत्री तो कम से कम हो, क्योंकि मंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का काम करता है। जो सांसद और विधायक होते हैं ये व्यवस्थापिका के होते हैं, व्यवस्थापिका का अंग होता है, कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका के पास है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। जैसे जो मंत्री होते हैं, सरकारी सर्विस वाले बड़े बड़े अफसर होते हैं, जो है जो मंत्री वगैरह होते हैं, सबको जो मंत्री पद पाए जाते हैं वो कार्यपालिका के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यवस्था जो है व्यवस्थापिका कार्यपालिका हो गई, और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गई, जो कि इन सभी जुड़े विवादों को निपटाती है। जैसे कि अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच में कोई विवाद है तो न्यायपालिका ही निपटाएगी। ठीक है, मंत्री के बीच में, कुछ सांसदों के बीच में, या कुछ भी कोई मामला है, कुछ दो राज्यों के बीच में विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, संविधान पर कोई खतरा आ रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये सब मामले जो है इसमें पड़ते, तो गठबंधन वही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीसरा चैप्टर समझा। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए आप कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट की प्राप्त करनी है, ठीक है, साइकोलॉजी का पीडीएफ तैयार कर लिया गया है, ठीक है, तैयार किया जा रहा था, तो वो कल मैंने तैयार किया था, बर्थडे के दिन ही तैयार कर लिया हूँ उसके रात में। ठीक है, और फिर उसके बाद में और आप लोगों ने जो है 7 जुलाई को मेरा बर्थडे था, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे विश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो आप देखिए जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है, बहुत सारे नोट्स जो है तैयार किए जा रहे हैं, आपको सीरीज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करना है, आप अपना नाम एसएमएस कीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिख करके भेज दीजिएगा।
और आप थर्ड सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए व्यवस्था करी गई है। 100 रुपए में सब कुछ मिलेगा आपको, सभी सब्जेक्ट का। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, लाइव क्लास जो होगी हमारी उसकी लिंक मिलती रहेगी समय समय पर। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ठीक है। इसके अलावा तमाम सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपके जो होंगे वो आपके यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज सब कुछ हो गया, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होंगे। कहीं पर आपको कुछ मतलब कि सारे चैप्टर्स के जो पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, वो सब मैं तैयार कर रहा हूँ, वो सब मिलेंगे आपको। वो सब चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज होंगे सब आपके, ठीक है। जैसे चैप्टर्स है, इन चैप्टर को पहले पहले का क्या क्वेश्चन बन जाएगा या इंपॉर्टेंट चीजें उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास, वो सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो परेशान ना हो उसके लिए। पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको। पीडीएफ नोट्स आपका एमसीक्यूज टाइप का भी मिलेगा, यानी एमसीक्यूज पीडीएफ और लिखित, यानी दोनों टाइप का आपको पीडीएफ मिलेगा बेटा, ठीक है। एमसीक्यूज और लिखित दोनों टाइप का आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ साथ पीडीएफ के साथ आपके आंसर, यानी आंसर भी साथ में रहेंगे, एमसीक्यूज वाले भी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, ये सब भी आपको साल फॉर्म में मिलेगा। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, सभी में यही पढ़ना, बिहार विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में, ठीक है। या इसके अलावा आपका उत्तराखंड विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश के तो सारे राज्य विश्वविद्यालयों में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना है, चाहे मेजर में हो चाहे माइनर में हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। और केवल एक सब्जेक्ट, केवल पॉलिटिकल साइंस की नहीं, आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी, 5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में, ठीक है। तो फटाफट से आप एसएमएस कीजिएगा और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए बेटा, क्योंकि आपके जुड़ने से आप बहुत आगे तक निकल जाएंगे। आप पढ़ेंगे अच्छे से, आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आप परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप मेहनत से पढ़िए और लगन से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आप जो है कहीं पर भी अगर परीक्षा के अंतिम दौरान में जो पीडीएफ में भेजूंगा उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके फायदेमंद होगा। मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अभी जो पीडीएफ पहले से अवेलेबल है वो सब भी मिलती रहेगी आपको जैसे आप जुड़ेंगे। तो आप तुरंत जुड़ जाइए, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, सब कुछ पूरी व्यवस्थित कर दिया गया है। तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर 9161936062 पर। एक सूचना और आपके लिए, अगर आप चाहते हो बेटा कि हमको गुरुजी थर्ड सेमेस्टर का भी लेना है और फोर्थ सेमेस्टर का इसी साथ हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई वरीयता है, कुछ कमी करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे बाबू। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का एक साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो केवल 150 रुपए फीस, केवल 150 रुपए, यानी 50 रुपए आपके लिए माइनस कर दिया गया है। 50 रुपए आपके लिए जो है कम कर दिया गया फीस। अगर दोनों थर्ड सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक और फिर फोर्थ सेमेस्टर का पूरा 6 महीने, यानी एक साल की फीस केवल और केवल 150 रुपए रखी गई है। जिनको भी जुड़ना है तुरंत फीस पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर का आपका नामांकन कर लिया जाएगा, यानी एडमिशन कर लिया जाएगा। जैसे फोर्थ की क्लास शुरू होगी तुरंत फोर्थ में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी आपका बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, तो तीसरा हो गया आपका, चौथा टॉपिक हमारे समक्ष आ चुका है। चौथे टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है भैया, चौथा टॉपिक है अपना भारत में राजनीतिक दल, यानी पॉलिटिकल पार्टी और दल व्यवस्था। अब भारत में राजनीतिक पार्टी की अगर बात की तो भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं बेटा, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा है, बसपा है, ठीक है। ये सब पार्टियां जो हो गई, ये सब पार्टी हैं, ठीक है। क्लियर? तो सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। भारत में राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में एक प्रकार दलीय व्यवस्था, कौन कौन से दल, जैसे भारत में देखें कि केंद्रीय दल होता है, जैसे भाजपा और कांग्रेस, ये केंद्रीय दल के मतलब केंद्रीय स्तर के दल हैं, ठीक है। ऐसे और 2-3 दल हैं। बाकी जो अधिकतर दल क्षेत्रीय दल ही है, ठीक है। तो केंद्रीय दल, क्षेत्रीय दल, ये सब हैं। पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, ये चुनाव आने पर जो है चुनाव का मतलब कि चुनाव में भाग लेकर के जनता तक पहुंच बनाती है, सरकार की, सरकार बनाने में मदद करती है पॉलिटिकल पार्टीज, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उन सभी वो सब उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रति, क्योंकि जनता के बीच में हर 5 साल पर इनको जाना पड़ता है। और जब जनता के बीच में जाते हैं तो इनको एक प्रकार से जनता फिर पूछती है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन आजकल की जनता क्या है, कुछ नहीं पूछ उछ पाती है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा कुछ जनता जागरूक हो रही है। पहले के लोग तो सोटा लेकर के जो है भगाते थे अगर काम वाम नहीं होता था तो। अब क्या है भाई, जो है
तमाम चीजें अब इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आ गई हैं, रुपया पैसा भी चलने लगा है, वैसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, राजनीतिक दल भारत में राजनीतिक दल जो है ये एक प्रकार से बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। जैसे कि राजनीतिक दल क्या होता है, इसके पास राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए चुनाव में भाग लेता है, सरकार के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। एंथनी डाउन्स कहते हैं कि राजनीतिक दल वह समूह है जो चुनाव जीतकर सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। भारत में राजनीतिक दल जो होते हैं बेटा, जैसे कि आप देखते हैं मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं सीपीआईएम, ठीक है। ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, आम आदमी पार्टी आप जिसको कहते हैं। कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा की 2 सीटें होनी चाहिए अगर आपको पार्टी बनानी है तो, ठीक है। यानी आपकी जो है कम से कम 4 राज्यों में आपको 6% वोट मिलना चाहिए। साथ ही साथ में लोकसभा में कम से कम 2 सांसद आपकी पार्टी से जाते हो, तब आपको राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल भी तमाम सारे, जैसे कि सपा अपनी यहाँ पर क्या नाम है, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह जी की, क्या नाम है उसका, सपा पार्टी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चलती है। शिवसेना महाराष्ट्र की एक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। द्रविड़ मुनेत्र कंडगम जो है डीएमके तमिलनाडु में है। ऐसे ही तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, टीडीपी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्षेत्रीय दल है इनकी विशेषता क्या होती है, एक राज्य में 6% वोट कम से कम आपको मिलने चाहिए। साथ ही साथ में विधानसभा में कम से कम 1 सीट, यानी कि 1 विधायक आपके होने चाहिए, ठीक है। और कम से कम 6% वोट आपको उस राज्य में, यानी 100 वोट है अगर पूरे राज्य में, तो 6 वोट आपका होना चाहिए उसमें, ठीक है, तब आपको मिल जाता है। ऐसे तमाम तो राजनीतिक दल की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बहुदलीय प्रणाली, वैचारिक विविधता, वंशवादी राजनीति का प्रभाव, क्षेत्रीयता का उभार, गठबंधन सरकारों का दौर। आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल में आप गठबंधन सरकार, मैंने गठबंधन आपको पहले बता दिया, चूंकि गठबंधन जो है उसके द्वारा कई पार्टी मिलकर के फिर सरकार का निर्माण करती है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष का निर्माण करते हैं, जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं संसद भवन में जाकर के, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं यही लोग, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा इसको, दल व्यवस्था, यही है पूरा। तो ये चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक आपका आ चुका है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, शहरी एवं स्थानीय। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ बेटा, ये बेसिकली शहरी और स्थानीय सत्ता को बांटने के लिए हुआ। इसके बारे में मैं आपको विस्तार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जनता को सशक्त बनाना, निचले स्तर तक शासन को ले जाना, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था बेटा, 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 74वां कब हुआ था आपका, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था बेटा, वो शहरी निकायों के लिए हुआ था। तो 74वां कब हुआ था, 1992 में। 73वां भी 1992 में, दोनों हुए थे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था बेटा 73वां 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ग्रामीण स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बनाई गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद बनाया गया, ठीक है। तमाम सर 74वां संविधान संशोधन 1 जून को लागू हुआ था, ठीक है, 1 जून को, ये अप्रैल में लागू हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन नगरों के लिए हुआ था, ठीक है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन और नगर पंचायत, ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब बनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था, मैं आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्र मतलब क्या होता है कि सत्ता का बंटवारा कर देना। केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ में दे देना, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और सत्ता को कई लोगों के भागों में बांट देना, कई लोगों के हाथों में बांट देना, उसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है, जैसे क्या हुआ, पहले जब सरकारें बनी तो राज्य स्तर पर 1973 से पहले ग्राम प्रधानी का चुनाव कम होता था, ठीक है, मुखिया वगैरह सब गांव में अपने ही चुन लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि तमाम प्रकार की समितियां आई, तमाम, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तमाम समितियां आई। उन लोगों ने तमाम सुझाव दिया
कि जो है जनता तक सरकार की पहुंच बनाने के लिए, जैसे आजकल जनता तक हर चीज पहुंच रही है, बिजली पानी की व्यवस्था पहुंच रही है, तो हर गांव में एक प्रधान होता है, हर नगर में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका सब होती है, उसमें सरकार की निगाहें बनी होती है। हर एक गांव में एक सरकारी अफसर होता है, उसका नाम है सचिव, और एक होता है ग्राम प्रधान जिसको जनता चुनती है। जैसे राष्ट्रपति होता है देश का, ठीक है, देश में एक राष्ट्रपति होता है, वैसे सचिव होता है ग्राम में, ठीक है, गांव में एक सचिव होता है। जैसे राष्ट्रपति की जितनी पावर हो उतनी पावर सचिव की होती है, तो जितनी पावर प्रधान की उतनी पावर देश में प्रधानमंत्री की होती है, बस यही समझ लीजिए। तो प्रधान जो होता है पूरे ग्राम का एक प्रकार से मालिक होता है, और सिग्नेचर किसका लगता है? सचिव का सिग्नेचर लगता है। अगर आप सचिव और ग्राम प्रधान को ना जानते हो, समझना इसको, तो आप एक वेब सीरीज चली है पंचायत वेब सीरीज, उसमें आप देखते तमाम प्रकार के वो सचिव और ये सब होता है, उसमें उसी का ये डायलॉग है, देख रहा है विनोद, ऐसे बोलता नहीं वो, सुरती हरदम तम्बाकू मलता रहता है, ऐसे 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 तम्बाकू मलता रहेगा हमेशा, और बोलेगा क्या, देख रहा है विनोद कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, टावर लगवा दो हमारे खेतन में, ऐसे बोलेगा एकदम ठहराव दे करके। वो बलिया जिले का एक प्रकार से सीन उसमें शूट किया जाता है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के बच्चे जो होंगे वो जानते होंगे, तो वहां पर शूटिंग वगैरह होती, तो वो पंचायत वेब सीरीज में सचिव और प्रधान दोनों का संबंध देखिए आप। सचिव सरकार का तरफ से आता है, और जो प्रधान होता है उसको जनता चुनती है। तो ये चीजें जो हुई है 73वां संविधान संशोधन में, ग्राम सभा में ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, ठीक है, ग्राम पंचायत। क्षेत्र स्तर पर आपका ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, यानी कि आपका क्षेत्र पंचायत, जैसे कि ग्राम प्रधानी चुनाव हर 5 साल पर होता है। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव जिसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं, बीडीसी वाला जो चुनाव होता है वही होता है ये ब्लॉक वाला, ठीक है। इसे ही आपका होता है जिला स्तर पर जिला पंचायती चुनाव होता है, ठीक है। तमाम प्रकार जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं वोट देते हैं, और जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है, तो जिला का होता है। तो इस तरीके से गांव वगैरह के क्षेत्रों में विकास करने के लिए ग्राम पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन किया गया, जिससे तमाम जो सत्ता है वो कई हाथों में बंट जाए, ताकि जो है लोकतंत्र जो है प्रभावी हो सके। तो सत्ता को कई लोगों में बांटना, कई हाथों में ले जाना, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, गांव के लोगों द्वारा। और 74वें में आप देखते हैं शहरी के द्वारा नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका, ठीक है, ये सब चीजें करी गई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नगर निगम हो गया, इसके अलावा नगर परिषद हो गई और नगर पंचायत हो गई। हर 5 साल में चुनाव होता है। एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी जाती है, चाहे यहाँ पर ग्राम प्रधानी चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती चुनाव हो, हर जगहों में। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में तो सत्ता को कई लोगों के हाथों में बांट देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है, या राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। राजनीतिक पावर को कई जो है सरकारें चलाती है, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र की सरकार, ग्राम, मतलब कि सभी लोगों के हाथ में है। कोई एक करप्ट हो जाए तो दूसरा करप्ट नहीं हो सकता, इस तरीके के बांटा गया, ठीक है। ये पूरा आपका 5वां टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक आपका आ चुका है छठा, जो है आपका है छठा टॉपिक क्या आ चुका है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। छठवां आपका टॉपिक आ चुका है, छठवां टॉपिक आपका क्या आ चुका है? दबाव समूह के बारे में बताएं, विशेषताएं और दबाव समूह के उदाहरण। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेशर ग्रुप्स का क्या है और इसके उदाहरण बताइए। देखिए दबाव समूह जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, राजनीतिक मामलों के लिए नहीं होते हैं, राजनीति में भाग भी नहीं लेते हैं, राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति को प्रभावित बहुत करते हैं। ये तमाम लोगों का ऐसा संगठन होता है जो किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए बनता है, और यह एक प्रकार से जनता के लिए बनता है। तमाम प्रकार के लोगों का एक संगठन होता है जो कि सरकार से काम करवाने के लिए बनाया जाता है, और जनता की आवाज को उठाया जाता है इसके माध्यम, जैसे कि आप देखते हैं आरएसएस, ऐसे ही तमाम प्रकार के और तमाम संगठन आप देखते होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं बेटा, ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और नीति निर्माताओं पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ये स्वयं चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं को लेकिन प्रभावित करते हैं। चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन चुनाव को प्रभावित करते हैं। चुनाव इससे हारा और जीता जाता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं दबाव समूहों से हमेशा संपर्क साधती रहती है कि भाई हमारे साथ रहोगे तो हमको वोट मिलेगा, क्योंकि जनता से इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। दबाव समूह चुनाव लड़ते नहीं बल्कि नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह जो होते हैं ये हित पर आधारित संगठन है, ये किसी विशेष वर्ग, पेशा या समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बने होते हैं।
सीमित उद्देश्य इनका होता है, जैसे कि इनका लक्ष्य केवल विशेष मांगों को पूरा करना होता है। कई दबाव समूह विधिवत पंजीकृत नहीं होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। वो सरकार पर दबाव डालने की क्षमता जो होती है जनमत के द्वारा तैयार की जाती है। तमाम जनसंख्या इकट्ठा हो जाती है और वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है, सरकार के समर्थन में भी कर सकती है। ठीक है, इसके पास धन और प्रभावशाली सदस्यों का सहयोग भी होता है, तमाम प्रकार के लोग इसका सहयोग भी करते हैं। ठीक है, दबाव समूह बराबर क्या होता है, नीतियों पर दबाव प्लस सत्ता की आकांक्षा बिल्कुल भी नहीं होती इसमें। क्लियर। दबाव समूह के उदाहरण जैसे कि आप देखते तमाम व्यवसायिक समूह हैं, जैसे कि भारतीय उद्योग संघ परिसंघ जिसको कहते हैं CII, ऐसे फिक्की हो गई। ठीक है, ऐसे एसोचैम हो गया। कृषि आधारित तमाम समूह, भारतीय किसान संघ, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र, भारत कृषक समाज। श्रमिक संगठनों में जैसे कि आप देखते हैं भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, जातिगत समूह तमाम सारे जैसे अखिल भारतीय दलित महासभा, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब एक प्रकार से दबाव समूह के उदाहरण हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ग्रीन पीस इंडिया, चिपको आंदोलन पर्यावरण के लिए दबाव समूह का उदाहरण रहा। ठीक है, तो तमाम प्रकार के ये चीजें होती हैं। सत्ता को प्राप्त करना इसका राजनीतिक दल, और इसमें अंतर होता है। राजनीतिक दल जो होता है बेटा, ये सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, जबकि दबाव समूह नीतियों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है राजनीतिक दल जो होते हैं औपचारिक होते हैं। ठीक है, दबाव समूह जो होते हैं अक्सर अनौपचारिक होते हैं, इनका कोई जो है वो नहीं होता ब्यौरा। ये राजनीतिक दल जो होते हैं व्यापक होते हैं, दबाव समूह का उतना ज्यादा व्यापक क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आप पढ़ लिए। दबाव समूह यही होते हैं बेटा, प्रेशर ग्रुप जो कि राजनीति को प्रभावित करने के लिए बनते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मतदान व्यवहार के निर्धारक, यानी कि डिटर्मिनेट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। कोई व्यक्ति वोट किसी पार्टी को क्यों डाले, इसी को आधारित करता है ये टॉपिक आपका। मतदान व्यवहार के निर्धारक, मतदान व्यवहार कैसे डिसाइड होता है, यानी कैसे लोग वोट डालते हैं, जैसे कि आयु, लिंग, जन्म स्थान, या फिर वोट क्यों डालेंगे लोग, आपने काम किया कि नहीं किया, इसके लिए एक प्रकार से ये शामिल होता है। ये मतदान व्यवहार के निर्धारक है। ठीक है, मतदान व्यवहार के निर्धारक, मतदान व्यवहार के निर्धारकों में चीजें शामिल होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मतदान व्यवहार की अगर बात की जाए तो इसका एक प्रकार से इसे प्रभावित करने वाले कारक मतदान जो है व्यवहार के रूप में जाने जाते हैं। मतदान व्यवहार यह दर्शाता है कि एक मतदाता किन आधारों पर वोट देता है, विचारधारा को देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके। ठीक है, अपना मतलब कि वोट, कोई व्यक्ति वोट किसको डालेगा और क्यों डालेगा, तो इसको भाई अगर आप उसके घर का कोई खड़ा है तो उसको वोट देगा, उसकी जाति का खड़ा है तो उसको अपनी जाति को देगा। धर्म प्रभावित कर रहा है इस समय, जाति और धर्म इस समय वोट के नाम पर धर्म और उसकी राजनीति हो रही नहीं है। आप देख रहे हैं जातिगत चीजें हो रही हैं, जातिगत जो है चीजें आपको गणनाएं हो रही हैं, तमाम चीजें आपने देखा होगा, जातियों के नाम पर तमाम चीजें हो रही हैं आजकल। तो चीजें वही चीजें कि कैसे निर्धारित करता है। आप देख रहे हैं जाति और राजनीति, जाति और राजनीति आजकल आप देख रहे होंगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा अखिलेश यादव, अखिलेश यादव और क्या नाम है, जो अभी इटावा कांड हुआ, उसमें अखिलेश यादव ने जातिगत राजनीति खेल दी बढ़िया तरीके, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो मतलब बहुजन समाज है या जो दलित समाज है या फिर जो ओबीसी समाज है उसका वोट हमको चाहिए। उसने उसको बुला करके जो है क्या किया, सम्मानित कर दिया। भाई दो लोगों का मामला है, या तो आप सरकार में हो, आप समाजवादी विचारधारा क्या करती है, सभी को समान दृष्टिकोण से देखती है, लेकिन समाजवाद के खिलाफ आपने काम किया। समाजवाद क्या कहता है कि आप सभी को समानता के दृष्टिकोण से देखेंगे। आप दोनों लोगों को बुलाते और दोनों लोगों को एक प्रकार से खड़ा करते और दोनों की अच्छाई बुराई को एकदम जांचते, भाई पंडित का क्या गलती है, यादव की क्या गलती है, दोनों को समझा देते भाई आज से ऐसी चीजें माहौल क्रिएट मत करो। अब उधर अहिर रेजिमेंट वाले अलग आ गए, इधर ब्राह्मण सभा वाले आ गए। अब देखो इससे क्या हो रहा है, पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है, अहिर और ब्राह्मण लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, जो मित्रता का मिसाल दिया जाता था जो है यादव और ब्राह्मण का, सुदामा और कृष्ण का, हम लोग मित्रता दिवस पर फोटो लगाते थे कि जो है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और कृष्ण सुदामा आपस में गले मिलकर दिखाई पड़ते थे। आज वही यादव और ब्राह्मण एक दूसरे के जो है दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये राजनीति के द्वारा ही एक प्रकार से इसको पोषित किया गया है, राजनीति के द्वारा ही इसको बढ़ाया जाता है। राजनीति वाले लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है साफ सुथरा रहे या आप लोग के अंदर ऐसी भावना नहीं, वो चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ चीजें होती रहे, डिबेट होता रहे, मुद्दा कोई छिड़ता रहे। एक मुद्दा जो होता है वो कुछ दिन चलता है, 15 दिन चलेगा, उसके बाद कोई नया मुद्दा छेड़ दिया जाएगा, या तो जानबूझ करके छेड़ा जाएगा या फिर उसके पीछे कोई बहुत
गहरी साजिश होगी या राजनीतिकरण होगा उसका। अब ऐसे ही हर एक, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, या चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने के चक्कर में एक दूसरे का समर्थन, एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब जिसका फायदा जिसमें ज्यादा होगा उसका समर्थन लोग ज्यादा करेंगे, जिसमें फायदा कम होगा उसका समर्थन कम करेंगे। यानी आज सब खेल किसका है? आपके पास अगर जो है लोगों का पावर है, मैन पावर है, वोटिंग आपके पास है, तो आप वही आप ही का दबदबा है। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो जाति और राजनीति, भारत से तो जाति को अलग किया ही नहीं जा सकता। भारत की कल्पना बिना जाति के हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे अगर कोई व्यक्ति जाति को खत्म करने का प्रयास भी करता है, जब साधु महात्मा चाहते भी हैं हमारे देश के बड़े बड़े कि भाई सब जात पात की करो विदाई, सब आ जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब बराबर हो, सभी बराबर हो, ठीक है। जब ऐसी बातें होती हैं तब राजनीति वाले लोग सोचते फिर हमारा क्या होगा, ठीक है। तब वो कहते हैं हमारा क्या होगा भाई। तब उधर से वो सांभा और डायलॉग, गब्बर वाला डायलॉग क्या आता कि तुम्हारा क्या होगा। वैसे फिर वही बोलते भी हमारा क्या होगा, कहते ऐसा चलेगा नहीं, फिर थोड़ा सा कोच देते हैं मजे से, महीने चिंगारी लगाया, फुफकार बढ़ा, आग बढ़ी, पूरा समाज फिर से जलने लगा उसी में। ये चीजें होती रहती हैं। समाज कभी भी एक प्रकार से एक नहीं हो सकता जब तक ऐसे राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, जातिगत जो तमाम प्रकार के जो जाति के आधार पर तमाम प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं, ये जब तक कार्यशील रहेंगे तब तक भारत में जाति को खत्म करना इम्पॉसिबल है, असंभव जैसा प्रतीत होगा, ठीक है। सबसे पहले जो संगठन है, अब आजकल सोशल मीडिया है, संगठन के द्वारा तमाम चीजें छपवाए जाते हैं, उनको उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर एसएमएस जाता है, उनके अंदर कट्टरता पैदा करी जाती है, ताकि वो चीजें एक प्रकार से जब उनके अंदर रहेगा तो घृणा करेंगे अदर जातियों से। लेकिन जब वही चीजें उनको सिखाया जाएगा पहले से भेज करके उनके ग्रुप में, भाई हर एक जाति एक है, सब जाति समान है, किसी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी बराबर है, ठीक है। और इस आधार पर जब चीजें उनको सिखाई जाएंगी तब वह तब जाति जाकर खत्म होगी। और वैसे भारत में जाति और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू, बिना जाति के राजनीति भारत में हो ही नहीं सकती है, बिना धर्म के राजनीति भारत में हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको मिलती नहीं। अगला टॉपिक आपका है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा, निर्वाचन आयोग और निर्वाचकीय सुधार। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचकीय सुधार भारतीय स्तर पर। भारत में आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो रहा है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स मैंने तमाम प्रकार के जो इसमें कमियां रही हैं भारत में चुनाव को लेकर के, उन कमियों को दूर किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव करवाता है, ठीक है। चुनाव के दौरान जो एक प्रकार से आचार संहिता होती है उसको लागू करवाता है। चुनाव में वोट गिनने का अधिकार, वोट डलवाने, वोट कौन डालेगा वोट, उसका मतदान का जो एक प्रकार से लिस्ट आती है मतदाताओं की, वो सब बनाने का काम कौन करता है? यही करता। चुनाव से जुड़े हुए तमाम प्रकार के विवादों का निपटारा भी यही कमीशन करता है। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान का एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है जिसका कार्य भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है। बात की जाए, निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की सफलता का संरक्षक है, ऐसा शुक्ला एसडी पॉइंट के फाउंडर शुक्ला सर बता रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? नोट्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है, इन सभी का टॉपिक का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। सिलेबस डिस्कशन के बाद में मैं प्रयास करूंगा कि एक पीडीएफ आपके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। वैसे इन सभी का पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन और भी पीडीएफ बनाया जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक जो है एक व्यक्ति होता है मालिक, मतलब कि जो मुखिया होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 उसके सलाह के लिए, उसके सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के 3 जो है चुनाव आयोग के जो है वो होते, क्या नाम है, चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, या 65 साल उम्र अगर पहले पूरी हो जाती तो 6 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव करवाता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, कौन से क्षेत्र में कहां तक चुनाव होगा, कहां तक जनसंख्या रहेगी, किस क्षेत्र में शामिल होगा, सारी जानकारी। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, ये सब निर्वाचन आयोग करता है। किसी भी पार्टी को चुना, जैसे भाजपा को कमल मिला, सपा को साइकिल मिली, तो ये सब जो है, मायावती जी की पार्टी जो है, क्या नाम है, बसपा, उसको हाथी चुनाव चिन्ह मिला, तो वो सब पार्टी जो है, मतलब कि चुनाव चिन्ह कौन देता है, वो यही देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आचार संहिता जो है लागू करवाना, चुनाव में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की निगरानी करना, ये सब निर्वाचन आयोग करता है।
भारत में तमाम प्रकार के जो है सुधार किए गए हैं। ठीक है, उम्मीदवारों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नामांकन पत्र में आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक विवरण की अनिवार्यता दे दी गई है। वोटर लिस्ट का डिजिटलीकरण किया गया है। ठीक है, चुनाव के दौरान सुधार जो किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आती है, ईवीएम जिसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका निर्माण किया गया, उससे वोट पड़ रहा है। ठीक है, जो बैलेट पेपर होता है पंपलेट वाला, वो खत्म कर दिया गया सिस्टम। कभी कभी होता है जब प्रधानमंत्री चुनाव होता है। आचार संहिता को सख्ती से पालन करवाना, चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर निगरानी रखना, इसके अलावा चुनावी खर्च की सीमा को निगरानी रखना, राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता को देखना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना, जो पैसा वैसा बांटते उसकी निगरानी करना ताकि पैसा ना बांट पाए गांव वगैरह में प्रधान वगैरह, फिर जो विधायक सांसद जो भी वोट है उसके लिए। ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाना, एक साथ चुनाव जो होता है सभी का एक साथ चुनाव करवाना, चाहे प्रधानी हो, जिला पंचायत, सबका एक साथ करवा दे, ज्यादा बेटर रहेगा। चुनावी बांड पारदर्शिता, चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान करना ताकि चुनाव आयोग जो है वो आगे बढ़े, और इस तरीके से ये तमाम प्रकार के सुधार जो है किए गए इसमें। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका जो है बेटा, अगला टॉपिक आपका कौन सा है? अलगाव की राजनीति तथा समायोजन। अलगाव की राजनीति और समायोजन की अगर बात की जाए, द पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन एंड एक्यूमुडेशन। अलगाव की राजनीति जो होती है और समायोजन की बात की जाए तो भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां भाषा, धर्म, जाति और तमाम प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नताएं मौजूद हैं। इसके बावजूद जो है तमाम प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। जैसे भारत में खालिस्तान आंदोलन लगातार हो रहा है, मतलब होता रहा है। कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर और असम का विद्रोह, द्रविड़ आंदोलन, जैसे द्रविड़ भारत में भाषा के आधार पर तमाम चीजें हो रही है। आजकल जो है महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर कि मराठी बोलो, हिंदी बोलो। मैं कह रहा हूं जो बोल रहे हैं कि मराठी नहीं बोलो, मराठी बोलना चाहिए, उनको एक प्रकार से 69 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, और ऐसे में अगर जब हिंदी वाले उतर आएंगे अपने आप पे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे, मराठी हो चाहे जो हो। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये बिल्कुल तय होनी चाहिए। अब इसको लेकर के चाहे हम ही लोगों को सड़क को उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो वो चीजें करी जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि हिंदी 69 करोड़ लोग जो है भारत में, हिंदी जो है सबसे बड़ी भाषा है। चाहे वो जनता बोले या फिर आप हर एक मापदंड के हिसाब से देखें तो हिंदी सर्वोपरि है भारत में। और हिंदी बोल रहा है कोई व्यक्ति, उसको आप मारोगे, पीटोगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारों को चाहिए कि इस पर एक्शन लिया, वैसे एक्शन ले रही हैं सरकारें। तो इन चीजों पर जो भाषाई आधार पर तमाम चीजें अलगाववादी है, वो चीजें आपको दिखती है, तो इसको समायोजन करना चाहिए। और इसी को लेकर के टॉपिक है, किस तरीके से समायोजन करना चाहिए। समायोजन का मतलब होता है कि भाई सभी समुदाय, समूह, क्षेत्रीय की जो मांग है वो सभी की आकांक्षाओं को स्वीकार करें और उसको राजनीतिक दृष्टि से उसको ठीक ठाक तरीके से किया जाए। ठीक है, जैसे भाषाई राज्यों का गठन किया गया 1956 में, पंचायती राज और स्थानीय सुशासन की बात करी गई, 73वां संविधान संशोधन जो मैंने ऊपर बताया, 74वां संविधान संशोधन, ताकि सब कुछ बदलता मतलब कि मिलता रहे, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है भारत में धर्म और राजनीति। भारत में धर्म और राजनीति आपसे छिपी नहीं है। आप देखते हैं धर्म और राजनीति लगातार भारत में हो रही है, चाहे वो भाजपा रहा हो चाहे कांग्रेस रहा हो। शुरुआत स्तर से ही आप देखते हैं कि धर्म का एक बड़ा महत्व रहा है राजनीति में। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अगर वैसे देखें तो हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है कि हिंदू की पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी को कुछ लोग मतलब कि जो तथाकथित चीजें मुस्लिम की पार्टी कही जाती है कि भाई कांग्रेस और ये जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी या फिर जो तमाम चीजें हैं सब मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहते कि हम, लेकिन हाँ कुछ लोग मतलब कि कुछ पार्टी के लोग होते हैं वो ऐसा बोल देते हैं आकर के ओपन प्लेटफॉर्म पर कि भाई ये मेरी पार्टी, वो मेरी पार्टी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली अगर वास्तव में देखें तो आंतरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, खुले मंच पर मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन देखा जाए अगर तो चीजें हैं बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे ही। ठीक है, कुछ पार्टियां हिंदुत्व को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, कुछ पार्टियां मुस्लिमों को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये चीजें धर्म के आधार पर हो जाती हैं। और जब धर्म के आधार पर राजनीति को देखेंगे तो राजनीति उतनी परफेक्ट तरीके से सामने नहीं आती है। धर्म को आप अलग दृष्टिकोण से देखें, धर्म अलग है बेटा और राजनीति अलग है। धर्म और राजनीति को अगर एक में मिला देंगे तो बेकार हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जैसे सब्जी और दाल है, एक में मिला दोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर एक कटोरी में सब्जी रखी, कटोरी में दाल रखी, तो बढ़िया से आप दाल से मन करे तो दाल का टेस्ट ले अलग, सब्जी का टेस्ट अलग ले।
धर्म का टेस्ट अलग लेना चाहिए और इसका टेस्ट अलग। लेकिन आज धर्म के आधार पर राजनीति तमाम प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर के पूछा था कि आज वर्तमान में धर्म की क्या भूमिका है राजनीति में। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसके बारे में विस्तार से आप लिख दीजिएगा। 12वां टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर टॉपिक आपका आ चुका बेटा, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथवादी पंथ निरपेक्ष, भारत को सेकुलर स्टेट जो है कहा गया है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। 1976 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया, अखंडता शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द यानी पंथ निरपेक्ष, अखंडता और एक शब्द और जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हुई। पंथ निरपेक्षता भारत में कुछ अलग तरीके से है। जो ब्रिटेन की पंथ निरपेक्षता है या यूरोपीय कंट्रीज की पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, उसका अलग मापदंड है। भारत में चूंकि धर्म के प्रति आस्था है, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत देता है अपनी जनता को। कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानो। अनुच्छेद 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं, धार्मिक संगठन बना सकते हैं, धर्म के आधार पर आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। आप जो है मुसलमानों को, जैसे अभी क्या था, वो क्या नाम है, मुहर्रम, आप मुहर्रम कर सकते हैं। ठीक है, आप भागवत बैठा सकते हैं। आप जो सिख धर्म के लोग जो करते हैं, आप गुरुद्वारा वगैरह में, वो आप ईसाई हैं तो आप ईसाई में अपना चर्च में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल है, इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा सिस्टम आपको करना है, जैसे कोई बड़ा चीज करना है ताकि कोई दंगा ना हो जाए, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे दुर्गा पूजा बैठवाने के लिए आपको पुलिस का एक प्रकार से गाइडलाइन फॉलो करना होता है कि क्या क्या आपको करना चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कुछ दंगे कर दे तो फिर उसमें पकड़ा जाएगा किसने भाई पंचायत का मतलब मुखिया कौन है उसमें, तो ये सब चीजें हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसे है बेटा? भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार कोई संविधान का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, धर्म जो है यहाँ पर लोग मान सकते हैं धर्म, लेकिन किसी भी धर्म को नीचा, किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं दिखाया जाएगा। भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा निजी। भारत किसी धर्म को ज्यादा बढ़ा करके नहीं देखेगा, ना किसी को ज्यादा निग्रह करके देखेगा। भारत सरकार हमेशा सभी धर्म को संभाव से देखेगी, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी धर्म का लोग हो, सभी को बराबर का दर्जा मिलेगा। सभी धर्म और संस्कृति अपना बचाए रख सकते हैं, इसके लिए पूरा उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, सभी धर्म की रक्षा की जाएगी, सभी धर्म को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा, सभी धर्म का रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें शामिल है। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता वो है, भारत में धर्मनिरपेक्षता इस तरीके से है। ठीक है, अगला टॉपिक, सकारात्मक कार्यवाही नीतियां। महिलाएं, जाति और वर्ग, महिलाओं और जाति और वर्ग के लिए किस तरीके से सकारात्मक यानी पॉजिटिव कार्य किए गए हैं, तो नीतियां बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। वो नीतियां जो बनाई गई महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया गया पहले जो पुरुषों को दिया गया, चाहे वोट डालने का अधिकार भी कुछ दिनों तक महिलाओं को नहीं रहा है। ठीक है, जाति की आप देते, जाति के नाम पर किसी बहुत सारी जातियों को तमाम प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तो वो सब चीजें खत्म करने का प्रयास, उन सभी क्षेत्र में तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए और सरकार के द्वारा तमाम नीतियां बनाई गई। तो वो नीतियां कौन सी थी वही आपको बताना है। इसके अलावा वर्ग, वर्ग में जैसे कि कोई धनी वर्ग है, कोई गरीब वर्ग है, तो इस सब तरीके से चीजें इसमें पढ़ना है हमको। इसके अलावा 14 नंबर चैप्टर आपका है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण में तमाम सारी चुनौतियां सामने आती हैं बेटा। राष्ट्रीय एकीकरण में या राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने के लिए तमाम प्रकार की चीजें आपके समक्ष आती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो आपका है निर्जातीयता। निर्जातीयता मतलब होता है संजातीयता बोलो इसी को, चाहे निर्जातीयता बोलो, बात एक ही है। निर्जातीयता या संजातीयता का मतलब होता है एक ही जैसे धर्म को मानने वाले लोग, एक ही संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग, एक ही भाषा, एक ही जो है पहनावा ओढ़ावा, इन सभी के लोग एक प्रकार से जब इकट्ठा होते हैं तो अपने को एक समूह बनाते हैं, एक संगठन हो जाता है उनका। निर्जातीयता उसे कहते हैं। एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज को फॉलो कर, एक ही संस्कृति, एक ही क्षेत्र के, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग जो होते हैं एक संजातीय लोग होते हैं, एक निर्जातीय लोग होते हैं। निर्जातीय समूह या संजातीय समूह उसी को कहते हैं। तो निर्जातीयता जो होती है अपने ही समूह को, अपने ही क्षेत्र के, अपनी ही भाषा को आगे बढ़ाने के, जैसे मराठा में मराठी को लेकर के जो है तमाम लोग जो है उसको कर रहे हैं, मराठी को लेकर के कि भाई ये हमारी मराठी आगे बढ़े। ठीक है, इसको लेकर के तो निर्जातीयता जो होती बाबू
वो एक प्रकार से सेम ऐसी ही होती है कि वो अपने ही चीज को आगे बढ़ाती है। दूसरों का आगे बढ़े या ना बढ़े, दूसरों को दबा करके अगर अपना आगे बढ़ जाओ या दूसरे से कोई मतलब नहीं, बस केवल अपनी जाति आगे बढ़े, अपना धर्म आगे बढ़े, अपना भाषा आगे बढ़े, अपना पहनावा ओढ़ावा, अपनी संस्कृति आगे बढ़े, बस अपने बारे में सोचना। ठीक है, अपना काम बनता बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला सिस्टम। तो ये निर्जातीयता वैसे एक प्रकार से अपने ही धर्म को फॉलो करने, अपने धर्म को रिस्पेक्ट के दृष्टि से देखने वाले, ये कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीय एकता को खतरा या चुनौती देते हैं। क्योंकि राष्ट्र या देश जो है किसी एक संस्कृति से नहीं बनता है, उसमें कई संस्कृतियों का समावेश होता है, कई धर्म होते हैं, कई रीति रिवाज होते हैं, कई पहनावा ओढ़ावा होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, भाषावाद। भाषावाद आप देख ही रहे होंगे बेटा, इस समय भाषावाद चरम पर है। तो भाषावाद जो हो गया, ऐसे ही भाषावाद होता है एक ही भाषा को आगे बढ़ाने के चक्कर में। जैसे दक्षिण भारत में अलग अलग राज्यों की भाषा के आधार पर गठन किया गया 1956 में, तो वो सब भाषा के आधार पर जब गठन हुआ तो वो अपने आप को एक मतलब की अलग बना लगे। जब किसी देश में तमाम लोग रहने के, एक राज्य में जब एक ही धर्म के लोग रहेंगे, एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही भाषा के लोग रहेंगे, तो वो अपने आप को अलग हमेशा समझते रहते हैं। लेकिन उसी में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग रहेंगे, तो ऐसे में वो अलग नहीं समझेंगे अपने आप को, और राष्ट्रीय को खतरा नहीं उत्पन्न करें। तो भाषावाद भी आज राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न कर रहा है, चुनौती दे रहा है। क्षेत्रवाद तो दे ही रहा है, क्षेत्रवाद जैसे मैंने बताया, बोडोलैंड की मांग हो रही लगातार। ठीक है, कश्मीर के आप मुद्दे देख ही रहे, जम्मू कश्मीर के, आप इधर जो है क्या नाम है, दक्षिण भारत के तमाम मुद्दे देख ही रहे हैं। जैसे तमाम प्रकार के द्रविड़ नाडु या द्रविड़ लैंड की बात हो रही, तो सब चीजें क्षेत्रवाद में आ जाता है, यानी अपने ही क्षेत्र को आगे बढ़ाना। ठीक है, इस तरीके से जाति, जाति भी आज राष्ट्र निर्माण में एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही बहुमत, बहुमत वाले जिसके पास जिसके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, जिसके पास वोट बैंक ज्यादा है। ठीक है, जैसे हिंदुओं का वोट बैंक ज्यादा है, तो भी कहीं ना कहीं पे दूसरे संस्कृतियों को पनपने से कहीं ना कहीं पे रोक सकते हैं। लेकिन हिंदू सहिष्णु जाति है तो वो उतना रोकेगी नहीं। लेकिन बहुमत का दबदबा रहता है किसी भी देश में, अलग देश में अगर आप देखेंगे, बहुमत जो होता है वो हावी रहता है, और वो एक प्रकार से राजनीति को बदलने का भी प्रयास कर सकता है। ऐसे दूसरा अल्पसंख्यक संप्रदाय, और अल्पसंख्यक संप्रदाय भी कहीं कहीं पे आप देखते हैं उनकी जो है चीजें, ये भी खतरा उत्पन्न कर सकते, चुनौती दे सकते हैं राष्ट्र के निर्माण को। भ्रष्टाचार ये भी देता है। भ्रष्टाचार आप समझते हो कि कोई व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है सरकारी स्तर पर, वह काम अपना उस पद का काम नहीं कर रहा जिस पद के लिए उसको बैठाया गया, वहां पर वो अपना दूसरा काम कर रहा है। इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना 14 नंबर चैप्टर में। अगला जो चैप्टर आपका है, अगला चैप्टर जो है वो बेटा कौन सा है, अगला चैप्टर आपका है वो है 15 नंबर, दल बदल की राजनीति। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। अनुसूची 10 में 10 अनुसूची 10 जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है बेटा, उसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। यानी एक दल बदल, यानी एक पार्टी में आप हो, सांसद हो, आपको लगता है कि दूसरी पार्टी जो है हमको ज्वाइन करने, दूसरी में चले गए, या फिर एक पार्टी की सरकार बन रही, दूसरी पार्टी में चले गए, सांसद निकल करके दूसरी पार्टी की सरकार बना लिए। दल बदल को लेकर के जो राजनीति है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दल बदल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, दल बदल की राजनीति क्या होती है। दल बदल की राजनीति भारत के स्तर पर अगर बात की है तो बहुत बार आपको देखने को मिली है दल बदल की राजनीति। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दल बदल की राजनीति की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक अपने चुनाव के समय पर राजनीतिक दल को अपना छोड़ देता है और दूसरे दल में जाकर के शामिल हो जाता है। इसे आमतौर पर आया राम या गया राम की राजनीति भी कहते हैं, कि भाई कब आए कब जाओ। ठीक है, भारत में एक गंभीर राजनीतिक समस्या रही है जिसमें सरकारों की स्थिरता को प्रभावित किया है। ठीक है, दल बदल मतलब होता है सत्ता के लिए निष्ठा को बदल देना। दल बदल की राजनीति की अगर बात की जाए, दल बदल का अर्थ होता है कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पार्टी की नीतियों का त्याग करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, आंतरिक असंतोष हो सकता है इसकी वजह से, राजनीतिक सौदेबाजी भी करते तमाम सारे लोग, कुछ पैसे रुपया लेकर के। जैसे हरियाणा के गयालाल का 1967 में एक ही दिन में 3 बार दल बदल हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं, ऐसे ही 1980 और 90 के दशक में दल बदल के कारण से केंद्र और राज्यों में तमाम सरकारें गिरी। ठीक है, हाल के वर्षों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में, मतलब कि बड़े बड़े राज्यों में दल बदल हुआ। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया दल बदल को रोकने के लिए। दल बदल वाले जो कानून को एक प्रकार से जो बदल देते हैं उनके लिए कानून बनाया गया कि आप कब बदल सकते हैं, कब नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। मुख्य प्रावधान क्या है इसका, अगर कोई पार्टी कब छोड़ सकता है कोई व्यक्ति, कि
अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, स्वेच्छा से दूसरी पार्टी में शामिल होता है, यदि एक पार्टी का 2/3 बहुमत दूसरी पार्टी में विलय कर ले तब भी ये हो सकता है। इसका दुष्परिणाम तमाम निकलता है, सरकारें बार बार गिरती हैं, जनता का भरोसा कम हो जाता है, लोकतंत्र में की नैतिकता का ह्रास होता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून 1985 में बना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दल बदल कानून ये हो गया। आगे देखते हैं अगला जो आपका टॉपिक है बेटा, 16 नंबर टॉपिक आप देखिएगा। 16वां टॉपिक है आपका राष्ट्रपति शासन की राजनीति। राष्ट्रपति शासन की राजनीति, राष्ट्रपति शासन की राजनीति जो होती है, आप देखते हैं केंद्र सरकार में मान लेते हैं, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में दूसरी सरकार है और राज्य सरकार में दूसरी सरकार है। अब होगा ये कि जब राज्य सरकारें क्या करेंगी, राज्य सरकारें कोई गलत काम कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा कर रही है जो केंद्र सरकार को नहीं पसंद आ रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। ठीक है, या फिर कुछ सिस्टम किया जा सकता है, तो वही सब चीजें है। ठीक है, भारत में एक संवैधानिक प्रावधान है ये राष्ट्रपति शासन, जो तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलने में विफल हो जाती है। इसे भारत के संविधान के 300 जो है आप देखते 356 में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, पूरी जानकारी इसमें। लोकतंत्र का रक्षक और राजनीतिक हथियार है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लग सकता है। वहां पर 6 महीने के लिए पहले लगेगा और लगभग में अगर संसद की अनुमति हो जाती है तो 3 साल तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। विपक्षी दल की सरकारों को गिराने के लिए कभी कभी ऐसा प्रयोग किया जाता है। बहुमत होने के बावजूद विधानसभा को भंग करने के लिए भी, राज्यों में अपने दल की सरकार बनाने हेतु सत्ता का दुरुपयोग भी केंद्र सरकार कभी कभी कर सकती है ऐसे में मामलों में। ठीक है, जैसे 1959 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करके पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद कई राज्यों में कांग्रेस सरकारों को हटाया गया। 1980 में कांग्रेस वापसी पर गैर कांग्रेसी सरकार को भंग किया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें आपको जो है देखनी पड़ती हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सब आपको टॉपिक हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन सभी टॉपिक से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जल्दी आपको इन सभी टॉपिक पर नोट्स मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो राष्ट्रपति जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या फिर संविधान के खिलाफ राज्य सरकारें कानून नहीं करती हैं, काम नहीं करती, तो ऐसे में लगा दिया जाता है। इनको भी जुड़ना है या पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की 9161 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नेम। ठीक है, आप किस सेमेस्टर में हो, आपका क्या नाम है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप बता दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, ठीक है, प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा बेटा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, इसके साथ साथ एमसीक्यूज टाइप का पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, लिखित टाइप का आपको पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप जैसे आप देखते हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, डीडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महाराज सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, भाषा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ऐसे ही आपका क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे सभी विश्वविद्यालय, बिहार के विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, ठीक है, और उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, इन सभी के सिलेबस जो है यही है पॉलिटिकल साइंस की। तो एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी, एक माइनर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी पूरी की पूरी, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट की, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो पेपर चाहे लिखित हो सभी के लिए। देखिए को करिकुलर का पेपर सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसके 10 प्रैक्टिस सेट आपके तैयार कर लिए गए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट यानी कि लगभग में 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपको एक साथ जुड़ना है, कोर्स लेना है, तो आपके लिए केवल 150 रुपए फीस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको केवल एक सेमेस्टर का चाहिए, 3rd सेमेस्टर का, तो 100 रुपए फीस। बाद में फिर आपका 4th का मिलेगा तो फिर से आपकी 100 रुपए फीस लगेगी। यानी हर सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, लेकिन एक साथ अगर आप लेंगे 3rd और 4th का तो आपके लिए छूट है, इस समय 150 रुपए में आपको दोनों का मिलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत,
सारे सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, नोट्स बनाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा आपकी बार, ठीक है, साइकोलॉजी से लेकर के सभी सब्जेक्ट के। जिनको भी जुड़ना है, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप सीरीज खरीदेंगे, पीडीएफ बुक खरीदेंगे तो आपको बड़ी महंगी पड़ेगी। अगर आपको बुक भी लेना तो बुक नीचे आपकी लगी हुई होगी तमाम सारी, ठीक है, आप उसको बुक खरीद सकते हैं, ठीक है, बाई कर सकते हैं यहीं से देख करके, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। तुरंत मेरे हिसाब से आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाए और लाइव क्लास का आनंद उठा पाए, पीडीएफ नोट्स का आप लुत्फ उठा पाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।